अब जो आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है, उसमें आज जो आप पढ़ोगे वो होरारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, जिसको हम लोग प्रश्न कुंडली बोलते हैं। सबसे पहले तो आप प्रश्न कुंडली का उपयोग समझिए। जब कोई व्यक्ति आपके पास अपने किसी भी तरह के डाउट्स को या किसी भी तरह के प्रश्न को लेके आता है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब कुंडली से नहीं मिल सकता। वो हाँ या ना में जानना चाहता है। जैसे किसी ने आपसे कोई प्रश्न किया कि मैं अमुक काम के लिए जा रहा हूं या ये काम करने के लिए जा रहा हूं, मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसका जवाब आप कुंडली से देख के नहीं दे सकते। मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूँ, या मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहा हूँ, या मैं किसी को उधार देने जा रहा हूँ। तो एक तो आप डेस्टिनी देख के तो कर सकते हो कि भाई आपकी कुंडली में शेयर मार्केट का योग है कि नहीं है, और चीजों का योग है कि नहीं है, करियर में ये पर्टिकुलर फील्ड से पैसा आ रहा नहीं आ रहा, वो तो आप वहां पे ये चीजें भी आप कुंडली से देख के कह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जिनके आपके पास आंसर नहीं है, जिसके पास उसकी कुंडली में आंसर नहीं। सपोज अब वो आपसे पास आ जाए, चलो पैसा देने का भी योग बना, लेकिन सामने वाला आ गया कि आप किसी को पैसा दोगे तो वो फंसेगा नहीं, वापस आ जाएगा। लेकिन सामने वाला आपके पास आ गया किसी डाउट में, किसी परेशानी, कोई ट्रांजिट का इफेक्ट है, वो आपके पास आ गया, बोला मैं इस व्यक्ति को पैसे देने जा रहा हूं, या मैं इस नौकरी के लिए पैसा देने जा रहा हूं, मैं इसको दूं कि ना दूं, या अभी पैसा दूं कि ना दूं, या प्रॉपर्टी का पैसा दूं कि ना दूं, अभी सेल करूं कि रुक जाऊं, है ना। ऐसी बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें होरारी एस्ट्रोलॉजी से मिल जाते हैं, प्रश्न कुंडली से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस भी व्यक्ति की अगर कुंडली आपके पास नहीं है, या ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरा कुछ प्रश्न है, मेरे को मेरी करियर काउंसलिंग करानी है, या मेडिकल काउंसलिंग करानी है, या रिलेशनशिप काउंसलिंग करानी है, बट आई हैव नो चार्ट, मेरे पास कोई कुंडली नहीं है। इवन मेरे को मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ईयर नहीं पता, बर्थ प्लेस नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। तब उस टाइम पे भी हमें आंसर करना है, और वो जो सारी चीजें हैं उसका आंसर फिर होरारी एस्ट्रोलॉजी से आता है। मेरा ऐसा फेथ है, क्योंकि मैंने हजारों प्रश्न कुंडलियों से ही आंसर्स दिए हैं, और जब मैंने कभी उनका रियल कुंडली को चेक किया, रियल कुंडली को जब चेक किया, तो उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन ही मिले मिले हैं मेरे को। अगर मरकरी से रिलेटेड किसी को कोई प्रोफेशन बताना था, या 9 से रिलेटेड कोई प्रोफेशन बताना था, या 6 से रिलेटेड कोई प्रोफेशन बताना था, तो जब मैंने बाद में उनकी और भी किसी तरह से कुंडली या हाथ को चेक किया या फेशियल एक्सप्रेशंस को चेक किए, तो भी सेम ही चीजें मिली जो प्रश्न कुंडली में मिलती है। तो प्रश्न कुंडली कोई एक नई चीज नहीं है, कोई एक नई फिलॉसफी नहीं है, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, और इसमें कुछ नया आपको करना भी नहीं, इसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना होता है। वही सारी ट्रिक्स, वही सारे टूल्स जो आप एक कुंडली देखते समय करते हो, वही ट्रिक और वही टूल्स आपको होरारी एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न कुंडली करते समय भी उन्हीं आपको ट्रिक्स का और उन्हीं रूल्स का ही यूज करना है। बट कुछ चीजें ऐसी आपको अभी समझ में आएंगी कि जिनका जवाब केवल होरारी एस्ट्रोलॉजी में है, केवल प्रश्न कुंडली में। आज की जो आपकी क्लास है, चाहे 2 घंटे की हो चाहे 2.5 घंटे की हो, इसमें होरारी एस्ट्रोलॉजी पूरी कवर हो जाएगी। और अगर टाइम रहा तो कोई और टॉपिक जो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अभी बचे हैं, वो फिर आपको आप सभी को क्लियर करा दिए जाएंगे। तो आपका यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा 1-2 क्लासेस में, और उसके बाद फिर हम लोग नए तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने कमिट किया था वैसे ही एज इट इज फिर से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा शुरू से। तो कहने का मतलब क्या, जब भी आप प्रश्न कुंडली कर रहे हो तो 2-3 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। 2-3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूं, मेरा जो अपना पूरा का पूरा फेथ है, वो ये है कि प्रश्न कुंडली डेफिनेटली आंसर करती है। जैसा चाहते हो, जो चाहते हो, जितना चाहते हो, जो भी आपका क्लाइंट चाहता है, वो हर चीज का आंसर कर सकती है। बट आपको उसके विद रिस्पेक्ट टू भाव पता होने चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम जो अभी तक आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया, वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई किस चीज से रिलेटेड पूछ रहा है, और क्या चीज कहां से चेक करी जाती है, कहां से देखी जाती है। जैसे कुंडली देखी जाती है, वैसे प्रश्न कुंडली देखी जाती है। और मैं एक बात आपको बताऊं, केपी ज्योतिष के थ्रू प्रश्न कुंडली देखने का मजा ही अलग। आप सबको तो पता है, मेरे को लगभग सारी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज आती हैं, फॉर्म ऑफ ऑकल्ट सारा आता है मेरे को। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो मजा आता है
वो केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रश्न कुंडली करने में मजा आता है, क्योंकि इससे बेस्ट सटीकता कोई नहीं दे सकता। और साइंस ऐसा नहीं है पराशरी आंसर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि बीएनएन आंसर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु आंसर नहीं मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आंसर नहीं कर सकती। जितनी भी साइंसेस हैं, इवन लाल किताब भी आंसर कर सकती है, लेकिन जितनी भी साइंसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा कम टाइम एफिशिएंसी और सटीकता जो है, कम समय में एकदम सटीक जो हाँ ना में आंसर करना या सटीकता के साथ जो आंसर करना, वो केपी एस्ट्रोलॉजी से ही संभव हो सकता है, बहुत आसान तरीके से। इसलिए अगर आपको केपी ज्योतिष के थ्रू होरारी एस्ट्रोलॉजी करना आ गई, फिर आपको किसी और साइंस के थ्रू मजा भी नहीं आएगा। आगे चल के आप कोई भी साइंस और पढ़ो, उसके सब आप सब उस सभी चीजों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली का मजा केपी ज्योतिष के बिना थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, सारहीन रह जाता है। तो सबसे जो बड़ी चीज है, जब भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू होरारी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो दो तीन, और किसी भी साइंस के थ्रू कर रहे हो, दो तीन बातों का पहले ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो केवल और केवल आपकी मस्खरी करने के लिए आएंगे, तफड़ी करने के लिए आएंगे, कि चलो इन्हें चेक करते हैं, पूछ लेते हैं, फर्जी आपसे प्रश्न करेंगे आके कि मेरे को ऐसा करना, मेरे को वैसा करना, मेरे को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न कुंडली आंसर करती है, वो आपके जेन्युइन क्वेश्चंस का आंसर करती है। आपके हृदय से निकले हुए प्रश्न होने चाहिए, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। आपकी और हमारी टेस्टिंग के लिए अगर कोई प्रश्न कुंडली का सहारा लेगा, तो ये प्रश्न कुंडली कभी भी राइट आंसर नहीं करेगी। और प्रश्न कुंडली को देखने का जो मतलब, जो हमारे प्रश्न होते हैं अंदर, इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आपने देखा होगा राम सलाका, रामचरितमानस में एक राम सलाका होता है, उसमें आप अपना प्रश्न रखिए और उसमें घुमाते रहिए, अपने किसी एक अक्षर पर रुकिएगा, उससे रिलेटेड एक आपको चौपाई मिलती है। देखा होगा, आप लोगों ने कभी देखा है? जी जी भैया। देखा, ट्राई भी किया है। देखा होगा ना राम सलाका पे। तो लेकिन जब कोई उसका आदी हो जाता है, कि मतलब वो डेफिनेटली वर्क करती है, आंसर करती है वो, लेकिन जब कोई उसका आदी हो जाएगा कि नहीं, जो मतलब सारे काम उसी से करने हैं, तो वो भी आंसर करना बंद कर देती है। तो सबसे पहले होरारी एस्ट्रोलॉजी को करते समय सामने वाले का फेथफुल होना जरूरी है, और उस फेथ को चेक करने के लिए दो काम आप कर सकते हैं। और जो मेरे को समझ आता है, सबसे पहला काम, आप वैसे कुंडली भले फ्री में देख लो, आप वैसे कुंडली देखने का भले 1 रुपए मत लो, लेकिन आप अगर किसी की प्रश्न कुंडली से आंसर कर रहे हो, तो मिनिमम 500 रुपीज चार्ज करो। 500 रुपए इसलिए नहीं लेना है कि मेरे को कुंडली देखने का पैसा चाहिए, लेकिन मेरे को 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए इसलिए लेना है, मिनिमम की बात कर रहा हूं, ताकि मेरे पास जेन्युइन कस्टमर आए, जिसको सच में लगी होगी ना कि मेरा ये मोबाइल चोरी हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम वो हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा स्वर्ण चोरी हो गया, मिलेगा कि नहीं। अब चोरी का तो कोई ऑप्शन, कोई तरीका है ही नहीं कुंडली से फाइंड करने का, लेकिन चोरी, खोया पाया, ये सारी चीजें आप होरारी एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पैसा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, कि भाई पैसा सामने वाला पे कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो पैसा पे कर रहा है, इसका मतलब सच में कर जाए, बाद में आप भले उसको वापस कर दो, लेकिन फर्स्ट ऑफ मतलब सडन आपको सबसे पहले उसका फेथ चेक करना है, उसकी जिज्ञासा चेक करनी है। क्योंकि अगर कोई तफड़ी करने आएगा, मस्करी करने आएगा, वो आपको पैसा पे नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये क्यों पैसा नहीं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा लेके आएगा, कोई बहुत बड़ा समाधान ढूंढने आएगा आपके थ्रू, तो वो आपको पैसा पे करेगा। इसलिए सबसे पहला काम हम आप जो कर सकते हैं, वो प्रश्न कुंडली के नाम पर पैसा ले सकते हैं किसी भी क्लाइंट से, कि भाई प्रश्न कुंडली तब तक काम नहीं करती जब तक फीस ना लेनी है। और दूसरा, आप चेक कर सके तो जेन्युइन क्लाइंट को, जेन्युइन कस्टमर को चेक करें। मेरे पास एक कॉल आई थी, और वो फॉरेन की कॉल थी, यहाँ की नहीं थी, विदेश से कॉल आई थी, यूके से कॉल आई। तो उन्होंने मेरे को प्रश्न किया कि सर बताइए मेरे बच्चा कब होगा। तो मैंने बोला आपके बच्चा नहीं होगा। और मैं भी उस समय मूड में था, मतलब खुशी में था, मतलब थोड़ा सा मैं भी तफड़ी के मूड में था। तो उन्होंने कहा सर ये आप कैसे कह सकते हो कि मेरा बच्चा नहीं होगा। तो मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके बच्चा नहीं है, आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही गलत है कि आपके बच्चा नहीं है, ये आपका प्रश्न हो ही नहीं सकता। अब वो थोड़ी देर मतलब चुपचाप होकर बैठ गया, कह रहा सर बात तो आपकी सही है, मेरे ऑलरेडी एक मेल चाइल्ड है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हो, बेतुकी वाले प्रश्न क्यों कर रहे हो आप। तो फिर वो मेरे से कहता है कि अच्छा बताइए सेकंड चाइल्ड जो मेरे होने वाली है,
वो कैसी होगी, मेल होगी, फीमेल होगी, क्या होगी? मैंने कहा इसका आंसर मैं नहीं देता हूं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मेल फीमेल का और किसी की लॉन्जिविटी का आंसर हमें आपको देना ही नहीं है, हमें आपको अधिकार ही नहीं है देने का, शास्त्र ने मना किया है। मैंने कहा इसका आंसर मेरे पास नहीं है, और जिस चीज पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया वो काम मैं क्यों करूं? पहली बात, ऐसा नहीं है साइंस आंसर नहीं कर सकती। मैंने आप सबको टूल एंड ट्रिक्स दिए हैं कि कैसे मेल और फीमेल चाइल्ड का पता आप लगा सकते हो, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा चेक करो। 150 कुंडलियों में लगा दो जिनके बच्चे हैं, उनका चेक कर लो, लड़का हुआ लड़की हुई, आपको सब समझ आ जाएगा क्या रूल बताया, तो रूल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। बट बताना नहीं है क्लाइंट को, बताने के लिए यही अब एक चीज बची है कि लॉन्जिविटी और चाइल्ड ही बताएं, और कुछ बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है क्या? कोई और टूल नहीं है? इसलिए ये सब चीजें नहीं बताई जाती, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं जो है इस चीज का आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। फिर मुझसे थोड़ी देर बाद कहते कहते सर जब फर्स्ट चाइल्ड मेरी वाइफ को हुआ था, मैम मेरा जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ था तो मेरे वाइफ को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्या ये सेकंड चाइल्ड होने में भी सेम प्रॉब्लम होगी? मैंने कहा भाई फर्स्ट चाइल्ड में तो लगभग मरने की नौबत आ गई होगी आपकी वाइफ की, और हो सकता है आपको यहाँ भी आना पड़ गया हो, मतलब वो फॉरेन में रहते थे उस समय, वाइफ उनके साथ नहीं थी, तो वो अपना काम भी छोड़ के चले आए थे वाइफ के उसके, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने कहा हो सकता है कि आप उस समय काम धंधा भी अपना छोड़ के चले आओ। बोले हाँ सर ये बात आपकी सही है, दूसरे चाइल्ड में बताइए कि ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फिर मैंने सारी चीजें चेक करी, और चेक करने के बाद उनको आंसर किया नहीं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, आपको मनचाही संतान प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा मैं बेटी चाहता हूं, तो मैंने कहा बेटी आप चाहते हो तो हो सकता है भगवान से रिक्वेस्ट करो बेटी ही आपको मिल जाए, बेटी ही आपको प्राप्त हो जाए। तो मैंने ये आंसर कैसे किया, किसी ने प्रश्न किया मेरे से और मैंने कहा नहीं तुम्हारा ये प्रश्न सही नहीं है, ये जो आंसर है वो चंद्रमा की स्क्रिप्ट को देख करके दिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति के मन में, कोई व्यक्ति आपके पास आया ना तो वो कोई मन में अपना प्रश्न लेके आता है, उसके मन में पहले प्रश्न होता है, आपसे वो बाद में शेयर करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो चंद्रमा की स्क्रिप्ट है बीइंग अनटेनेंटेड और इंडिपेंडेंट, जब चंद्रमा की आप स्क्रिप्ट देखोगे तो उसमें देखिए चंद्रमा कहीं अनटेनेंटेड तो नहीं है, अगर अनटेनेंटेड है तो चंद्रमा के भी नंबर आ जाते हैं नीचे एनल लेवल पर। इतना ही नहीं, जो सब लेवल पे प्लेनेट है वो जब अनटेनेंटेड होता है तो उसके भी जो इंडिपेंडेंट हाउस हैं वो भी एनल पे आ जाते हैं। उन सारे नंबर्स को चेक करिए कि सबसे ज्यादा नंबर, जो सबसे पावरफुल हाउस कौन सा आ रहा है, या उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में जो सामने वाले ने आपसे प्रश्न पूछा है उसका नंबर है कि नहीं है। अगर उस पे नंबर नहीं है उस प्रश्न से रिलेटेड, तो इसका मतलब वो मस्करी और तफरी करने के लिए आया है, या आपको वो बेवकूफ बना रहा है। अगर जो चीज वो पूछने जा रहा है वो नंबर आपको चंद्रमा की स्क्रिप्ट में मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन है, वो आपको मूर्ख बनाने के लिए नहीं आया। ये काम आप हर बार मत करना, कोई जरूरत नहीं। जब आपको लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को चेक कर रहा है, आपके अंदर से प्रश्न उठे, तो उसको कंफर्म करने के लिए आप जो है अपनी होरारी कुंडली जब आपने बना ली है, प्रश्न कुंडली जब आपने बना ली है, अब बनानी कैसे अभी आगे बताते हैं, चेक कैसे करनी वो भी अभी आगे आपको बताते हैं। लेकिन जब आपने उसको होरारी प्रश्न कुंडली जब आपने बना ली है, तो उसमें सबसे पहले आप चंद्रमा की स्क्रिप्ट को देखिए कि चंद्रमा की स्क्रिप्ट में जो भी उसने प्रश्न किया है उसका नंबर है कि नहीं। इवन जब इस पे आप स्पेशलिटी कर लोगे, जब इस पे आप थोड़ा सा काम कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला प्रश्न करने क्या वाला है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। वो कुछ और रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, आगे कभी जरूरत पड़ी तो आपको बता भी देंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास। प्रश्न कुंडली करते समय दो चीजों का ध्यान रखिएगा, जब आप पहले तो पैसा मांग लेना, वहां पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सामने वाले से आप पैसा नहीं मांग सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत खास व्यक्ति होता है, फ्रेंड होता है हमारा, और कोई व्यक्ति होता है जिससे हम पैसा मांग भी नहीं सकते। सबसे पैसा मांगने के लिए थोड़ी ये मतलब चीजें हैं, सबसे मांगना भी नहीं चाहिए। अब हमारी मौसी मेरे से कोई चीज पूछे हैं, तो अब उनसे पैसा लूं, तो मेरा फ्रेंड मेरे से कोई चीज पूछे उनसे पैसा लूं, तो मेरे को चुल्लू पे पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए। भाई रिश्तेदारों से हमारे अगर क्लोज कोई सर्कल है, उससे पैसा लेना थोड़ी है, मतलब ले भी नहीं सकते, और किस मुंह से कहोगे लेने के लिए। तो उस समय पे आप जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए, या आपको लगे कि ये तफरीक कर सकते हैं, ऐसा इनका नेचर है, या जब इनिशियल आप स्टेज में होते हो तो ज्यादातर ऐसे प्रश्न आते हैं, उस सिचुएशन में आपको चंद्रमा की स्क्रिप्ट देखनी है। चंद्रमा की स्क्रिप्ट में अगर वो नंबर नहीं मिल रहा जो वो पूछना चाह रहा है, जो वो जानना चाह रहा है, उससे रिलेटेड अगर नंबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब सामने वाला आपसे तफरीक कर रहा है, उसका प्रश्न
उसने अभी तक सही प्रश्न नहीं पूछा, घुमा के पूछा। जैसे उसने मेरे से, जो फॉरेन से मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने मेरे से वो क्या बोला, मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा बताइए। उस समय मून की स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए आप लोग के हिसाब से? अगर बच्चे से रिलेटेड कोई प्रश्न कर रहा है तो मून की स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए? भैया 5 नंबर। 5 नंबर चाहिए। 5 आया नहीं, 7 नंबर आ रहा था वहां पे। तो क्वेश्चन कहाँ डाइवर्ट हो गया? क्वेश्चन या तो मैरिज को लेके डाइवर्ट हो गया, लेकिन अब जब बच्चे का पूछ रहा है इसका मतलब शादी हो चुकी है, तो 7 नंबर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। 7 नंबर आ रहा था, इसका मतलब किस चीज की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, किस प्रश्न की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी? 7th हाउस से रिलेटेड। या तो वो बिजनेस के बारे में पूछ सकता था, या तो वो पार्टनर्स के बारे में पूछ सकता था, या तो वो सेकंड चाइल्ड के बारे में पूछ सकता था, या तो अपने स्पाउस के बारे में पूछ सकता था, अपनी पत्नी के बारे में पूछ सकता था। अब उसमें भी आपको प्लेनेट थोड़ा सा क्लियर करेगा कि चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में है ना, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अगर वो अब 7 से रिलेटेड मरकरी आ जाए तो बिजनेस की तरफ जा सकता है, 7 के साथ वीनस आ जाए तो फिर वाइफ की तरफ जा सकता है, 7 के साथ सन आ जाए इसका मतलब सेकंड बच्चे के लिए पूछ सकता है। तो मेरे को तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि इसका प्रश्न कुंडली, जो प्रश्न पूछने का आशय है वो किस चीज को लेके है। लेकिन मैं फिर भी तफड़ी मैं भी कर रहा था, मैंने कहा तू मौज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको जब डाउट लगे कि सामने वाला तफड़ी ले सकता है, सामने वाला क्लैरिटी के साथ नहीं पूछ रहा है, सामने वाला उसके साथ नहीं पूछ रहा है, तो आप चंद्रमा की स्क्रिप्ट को देख करके सामने वाले को आंसर कर सकते हो कि भाई आपका जो प्रश्न है वो मेरे समझ नहीं आ रहा है। या तो आप मेरे को समझाओ फिर से क्या पूछना चाहते हो, या तो आप प्रश्न गलत पूछ रहे हो, या तो आप सही से पूछ प्रश्न गलत पूछ रहे हो, या तो मेरे को चेक कर रहे हो। तो मेरे को क्लियर करो, क्योंकि मेरे ज्योतिष जो है, मेरी कुंडली जो है, आपको आंसर देने से पहले मेरे को एक चीज कंफर्म हो रहा है कि आपका जो प्रश्न है या तो वो सही नहीं है, सही प्रश्न आप नहीं पूछ रहे, पूछना कुछ चाहते हो पूछो कुछ और रहे, और या तो आप मेरी तफड़ी लेने आ, स्पष्ट रूप से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई पैसा पे कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में जिज्ञासा, क्योंकि पैसा तभी दिया जा सकता है जब बहुत बड़ा प्रश्न। मेरी बात समझ आ गई यहां तक कि कैसे चेक करोगे? और एक चीज का ध्यान रखना, प्रश्न कुंडली जो बात बोल देती है बोल देती है, जो बात बोल दिया तो बोल दिया, जो बात कह दिया तो कह दिया, फिर वहां पे इफ बट नहीं लगता है। तो फेथ भी आपको उतना चाहिए और सामने वाले का भी उतना ही फेथ चाहिए। समझ गए मेरी बात? सबसे पहला जो, अब रूल्स लिख लीजिए पहले और इसको लिख लीजिए, स्क्रिप्टेड कर लीजिए। सबसे जो पहला रूल है प्रश्न कुंडली को करते समय, आपको आपके क्लाइंट से, जब भी वो कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि मेरी कार चोरी हो गई, या मैं अमुक काम करूं कि ना करूं, एज इट इज कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न आपसे वो पूछ ले, कोई भी प्रश्न आपसे वो पूछे, तो उस प्रश्न के बाद आप उससे बोलिए कि भाई 1 से लेके 249 के बीच में आप कोई नंबर बोलिए। 1 से लेके 249 के बीच में आप कोई नंबर बोलिए। तो सबसे पहला आपको काम ये करना। अब 1 से लेके 249 ही क्यों, इसका मैं आंसर अभी आपको थोड़ी देर में करूंगा, है ना, इसका आंसर मैं अभी आपसे करूंगा। लेकिन आपको जो पहला प्रश्न करना है वो ये करना है कि भैया 1 से लेके 249 के बीच में कोई एक आप नंबर बोलिए। ठीक, जब वो नंबर बोल देगा तो उस नंबर को आपको फिक्स करना है कहीं पे, उस नंबर को डालना है। तो जैसे आप सभी लोग मोस्टली, मैं मेरे सॉफ्टवेयर से नहीं बता रहा हूँ, आपके सॉफ्टवेयर से बताऊंगा कि आप लोग मोस्टली जो है वो उसी से करोगे ना, एस्ट्रोसेस से। जी अभी तो वही है। एस्ट्रोसेस से करोगे तो मैं एस्ट्रोसेस के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप डालोगे। ये स्क्रीन आ गई? स्क्रीन आ गई, दिख रही है आप लोग? जी स्क्रीन दिख रही? जैसे ही आप नई कुंडली को एंटर करने के लिए डालोगे, जैसे ही आप नई कुंडली को एंटर करने के लिए डालोगे तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन डाल दोगे जो भी वो पूछ रहा है, प्रॉपर्टी या जो कुछ भी डालोगे। डेट ऑफ बर्थ को कुछ नहीं छेड़ना, टाइम को कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है, टाइम को छेड़ना ही नहीं। यहाँ पे बर्थ प्लेस आप वो डालोगे जो आप जहां पे हो,
आप अगर कानपुर पे हो, कानपुर बर्थ प्लेस, नोएडा में हो, नोएडा की बर्थ प्लेस, फॉरेन में हो तो फॉरेन की बर्थ प्लेस, जहां पे एस्ट्रोलॉजर होता है वहीं की डेट ऑफ बर्थ पड़ती है। ठीक है। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहां पे एक सेटिंग ऑप्शन आपको मिलेगा, देखते जाओ, अपना ऐप ही खोल लो, सेटिंग ऑप्शन दिखेगा। तो सेटिंग ऑप्शन में सबसे पहले एमांशा जो होता है उसको केपी न्यू सेट कर लेना। केपी न्यू करके अपना एमनामशा, सबसे पहले केपी न्यू एमनामशा सेट कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है देखो, केपी होरारी नंबर 1 to 249, 1 से लेके 249 के बीच में जो सामने वाले ने आपको नंबर दिया है वो नंबर यहाँ पे टाइप कर देना और लिख देना गेट हॉरोस्कोप। और क्या टाइप कर देना? गेट हॉरोस्कोप। यहां तक किसी को कोई डाउट है? वो जो डीएसटी क्या भरेंगे? कुछ नहीं भरना सर। जब डेट, क्या कह रहे हो, क्या भरेंगे? इसमें एक कॉलम और है डीएसटी का। वो नहीं देखना, वो छूना नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है, वो अपने आप आ जाता है जब आप बर्थ प्लेस वगैरह डाल दोगे तो अपने आप वो नहीं छूना। तो सबसे पहला जो काम है आपका, वो आप, सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मेरा ये, आप कहोगे ठीक है कोई नंबर बोलिए, 1 से लेकर 249 के बीच में आप कोई नंबर बोलिए। वो 1 से लेकर 249 के बीच में आपको नंबर बोलेगा। उस नंबर को टॉपिक, नाम की जगह टॉपिक डाल दीजिए, टाइम को वही रहने दीजिए, डेट ऑफ बर्थ को वही रहने दीजिए, नंबर आप डाल दीजिए, वहां पे बर्थ प्लेस अपनी डालिए, जो एस्ट्रोलॉजर की बर्थ प्लेस होगी वो पड़ेगी, ना कि क्लाइंट की बर्थ प्लेस पड़ेगी। और देखो एक बात का ध्यान रखना, जब आप पराशरी ज्योतिष करते हो उसकी बात दूसरी होती है, ठीक है, लेकिन जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो उसकी बात दूसरी हो गई। अगर सामने वाले ने आपसे प्रश्न किया, सपोज अभी प्रश्न किया, और आपके पास टाइम नहीं है, सपोज मेरे से ही कोई अभी कॉल कर दे और मेरे को बोलने लग जाए कि सर एक बात बताइए, मेरा ये सोने का सामान चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपकी क्लास बंद करके उसको आंसर नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं उसको बोल दूंगा ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये, अच्छा एक काम करिए, 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका प्रश्न क्या है, या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, और अपना जो भी 1 से लेकर 249 के बीच में नंबर है वो आप मेरे को सेंड कर दीजिए। जब भी आप देखोगे 27 दिन तक वो वैलिड है नंबर, वो नंबर 27 दिन तक वैलिड है। ठीक है। आज नहीं देख पाए कल देखे, कल नहीं देख पाए परसों देखे, परसों नहीं देख पाए नरसों देखे, जब भी आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ को और टाइम को टच नहीं करोगे। मतलब जिस समय देखा जाता है और जिस दिन देखा जाता है वही डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, वही टाइम पड़ता है, केवल होरारी नंबर वो होता है जो सामने वाला देता है। प्रश्न कुंडली का जो नंबर होगा, होरारी जो नंबर होगा, वो जो आपको क्लाइंट ने जिस दिन भी दिया है वो नंबर ही होगा। कभी भी देख सकते हो, लेकिन 27 दिन के अंदर अंदर ही उस नंबर की वैल्यू है, इतना आप समझ ले, मैं अपने ऑन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बाकी देख कभी भी सकते हो उसको, देख आप कभी भी सकते हो, और जितनी बार भी देखोगे सेम आंसर ही आएगा। एक प्रश्न को अगर 50 बार पूछा जाएगा, ये काम करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें नहीं करें, करें कि ना करें, तो हर बार केपी होरारी एस्ट्रोलॉजी जो आंसर करेगी वो सेम ही होगा, अलग अलग आंसर नहीं आता। हो सकता है प्लेनेट का अलाइनमेंट अलग आ जाए, कुछ और चीजें आ जाए, बट वो आंसर नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ ही आएगा हर बार। हाँ अक्षय जी, कुछ आपका प्रश्न है, पूछिए, टॉपिक जी से कुछ। रिलेटेड। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड ये इसमें आपने बताया कि मतलब एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं अपनी डेट ऑफ मतलब वो अपनी जो बर्थ प्लेस की जगह डालूंगा कि जहाँ पर मैं बैठ के हूँ, जैसे जबलपुर में, मैं कानपुर में पैदा हुआ, जबलपुर में बैठा हूँ मैं वहाँ पे, तो वहाँ की डालूंगा मैं, जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी। जो करंट लोकेशन होगी। ओके। यस, जो आपकी जो भी एस्ट्रोलॉजर की करंट लोकेशन होती है वही प्रश्न कुंडली के प्लेस में डाली जाती है। अब सपोज यहाँ छोड़ दो, आप फॉरेन में हो, कहीं रसिया में हो, तो रसिया ही लोकेशन पड़ेगी आपकी। ओके। ओके। क्लाइंट कहाँ का है उससे मतलब नहीं है, आप कितने बजे देख रहे हो, कब देख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका होरारी नंबर जो देगा वो 1 से 249 के बीच में, वही उसका प्रश्न है और उसी में उसका आंसर भी छुपा है। जी। वही उसका प्रश्न है और वही उसका आंसर भी छुपा है। बात समझ आ गई? जी। और एक प्रश्न ले लेते हैं, किसी ने, समझाने के लिए आपको, किसी ने आपसे प्रश्न किया 3 दिन पहले। कब प्रश्न किया?
3 दिन पहले आपसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए मेरी वेल्थ कैसी रहेगी, मेरी वेल्थ कैसी रहेगी। और आपने कहा ठीक है 1 से लेकर 249 के बीच में कोई नंबर बोल दीजिए। और हर बार कुंडली की जरूरत भी नहीं, जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है फिर आप प्रश्न कुंडली पे ही चले जाओ, फिर उसकी कुंडली को चेक मत करो। जब वो कहे आपसे मेरी कुंडली चेक करो, आंसर तो हम कहीं से भी दे सकते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर तो कहीं से भी आंसर दे सकता है। तो जब वो आपसे कहे नहीं मेरी कुंडली देख लीजिए, तब उसमें देख करके ही उसको आंसर करिए, नहीं तो आप उसको आंसर करने के लिए प्रश्न कुंडली से ही मांग लीजिए। बोलिए, वो कह रहा मेरी वेल्थ कैसी रहेगी, तो आप बोलिए ठीक है 1 से 249 के बीच में नंबर दीजिए। उसने आपको नंबर दिया 64 थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब उसने नंबर दिया उस समय आप थे जर्मनी में। कहाँ थे? जर्मनी में। जर्मनी में थे आप। और आज तीसरा दिन है आप जयपुर में। जी। आज तीसरा दिन है आप जयपुर में। जब आप उसका आंसर करने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसका आंसर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप आज की जहां लोकेशन है आपकी, वही लोकेशन आप डालेंगे, कोई और लोकेशन नहीं डालेंगे। ओके, तो जर्मनी नहीं डालेंगे, जयपुर ही डालेंगे। दो कैसे डाल देंगे सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ जर्मनी ना डाल के जयपुर ही डालेंगे। जयपुर डालेंगे, जो आपकी करंट लोकेशन है। ओके। केवल और केवल एक चीज ही परमानेंट रहेगी, एक चीज ही कांस्टेंट रहेगी, जो उसका नंबर है। उसके अलावा कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, सब रैंडम पड़ेगी। जिस समय आप उसकी प्रश्न कुंडली का आंसर करने जा रहे हैं, जिस समय आप उसको उत्तर देने का सोच रहे हैं, सारी चीजें उसी दिन के अकॉर्डिंग होंगी, उसी टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ मनोज जी पूछिए, क्या पूछिए। सर फिर जैसे अब 27 दिन का टाइम पीरियड है अपने पास, तो कुंडली वही ली जाएगी जब उसने क्वेश्चन पूछा था? कुंडली वो कैसे ली जाएगी सर? जैसे किसी ने आज अभी क्वेश्चन पूछा और आपने हम्म। बोला कि आपको आंसर देते हैं 2 दिन बाद, तो आज हाँ, अभी जिस समय की कुंडली बनेगी वो लेंगे, या अपन जब देखेंगे 2 दिन बाद वो तो कुंडली वो लेंगे? तो सर अभी बता दिया ना मनोज जी, जो आपकी जिस समय आप देख रहे हो, टाइम और डेट ऑफ बर्थ को छेड़ना ही नहीं है, ये आप समझ लो। छेड़ने का मतलब ये है कि जो भी आपके स्क्रिप्टेड, अगर 24 आज मान लो 4 तारीख है और आप 6 तारीख को देखने जा रहे हो, तो 6 तारीख ही आप डालोगे। जिस समय देखेंगे उस समय का लेंगे? वो समय ही डाला जाएगा, वही डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। अब मान लो आज अभी आपने प्रश्न किया और 1:42 हो रहा है और 4 दिसंबर है आज, ठीक है। जी अब 3 दिन जी। बाद मेरे दिमाग में आया, हमने कहा मनोज जी ने भाई प्रश्न किया था मेरे, तो 3 दिन बाद तारीख हो गई 7 मान लो, ठीक है। तो जी मैं डालूंगा 7/12/2022, ठीक है। और उस समय मेरे दिमाग में जब प्रश्न आया, जब मैं बना रहा हूँ, समय बज रहा है 5 शाम के, तो मैं शाम के 5 बजे डालूंगा। बर्थ प्लेस मान यस। लो आज मैं अभी कानपुर में हूँ, कल मैं हरिद्वार में होऊंगा, है ना। तो 3 दिन बाद मैं हरिद्वार में अगर होऊंगा, तो मैं लोकेशन भी हरिद्वार ही डालूंगा। जी केवल सर। एक चीज परमानेंट रहेगी, जो मनोज जी ने नंबर दिया था वो नंबर ही केवल पड़ेगा, उसके अलावा कोई चीज और नहीं पड़ेगी। केवल नंबर परमानेंटली है, बाकी सब चीजें टेम्परेरी रहेंगी जब भी आप केपी ज्योतिष कर रहे हो। लेकिन और आप किसी साइंस के थ्रू जब होरारी एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो जैसे पराशरी के हिसाब से जब कोई करता है, तो उसको वो टाइम और डेट ऑफ बर्थ नोट करना होता है, तब वो आंसर कर पाता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में जो आपने सीड ले लिया, जो आपने नंबर लिया, उसको सीड बोलते हैं। जो आपने सीड ले लिया, जो नंबर ले लिया, उस वही सब कुछ है। यहाँ पे टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस की कोई वैल्यू नहीं, केवल उस नंबर की वैल्यू है जो आपको प्रश्नकर्ता के द्वारा दिया जा रहा है। जी सर। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। अब अगर कोई प्रश्न आपसे किया जा रहा है, किसी भी चीज से रिलेटेड प्रश्न किया जा रहा है, अब आप लोग, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे अभी कोर्स के दौरान कि वक्री ग्रह, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह की जरूरत पूरी की पूरी केपी ज्योतिष में कहीं नहीं पड़ती, केवल जब आप प्रश्न कुंडली करते हो तब वक्री ग्रह की जरूरत पड़ती, तब वक्री ग्रह की जरूरत पड़ती। जिस भी टॉपिक पर प्रश्न किया जा रहा है, सपोज बच्चे के लिए कोई प्रश्न कर रहा है आपसे, और उसकी स्क्रिप्ट कि मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे आप लोग? आप में से कौन आंसर करेगा? कोई बच्चे के लिए प्रश्न करना चाह रहा है कि मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे?
फिफ्थ 2 5 11 नंबर सर, 2 5 नंबर कहाँ देखोगे? 2 5 11? जो वो उससे जैसे क्वेश्चन हम बोलेंगे उससे होरारी नंबर एक लेंगे, उस नंबर के हाँ अकॉर्डिंग कुंडली बनेगी, और उस ठीक कुंडली है, में अगर फिफ्थ CSL अगर 2 5 11 जैसे कोई नंबर दे रहा है तो बच्चा होगा। बच्चा होगा अन्यथा नहीं होगा। जी, ठीक है। निगेटिव अब नंबर वहां होंगे भी 8। 2 5 2 5 11 के साथ साथ अब होगा नहीं होगा, 2 5 11 आएगा तब तो हो जाएगा। ठीक है। बैरन साइन में हुआ तो क्या होगा? तो नहीं होगा। तो बच्चा नहीं होगा। हर यस। हर चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक नई चीज और लिख लो, प्रश्न कुंडली पूछी गई। ठीक है। और उस प्रश्न कुंडली में जो रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है, जिस जो एनएल बना है, जिसने रिजल्ट देना, तो कभी कभी सीएसएल भी रिजल्ट देता है, कभी कभी सीएसएल भी रिजल्ट देता है, और कभी कभी एनएल भी रिजल्ट देता है। कभी सीएसएल रिजल्ट देता है, कभी एनएल रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है, जब वो वक्री हो जाएगा, चाहे एनएल वक्री हो जाए या अनटेनेंटेड होके सीएसएल वक्री हो जाए, तो भी ना हो जाती है प्रश्न की, तो भी आंसर नहीं हो जाएगा। और अगर केवल सीएसएल वक्री होगा, तो जब तक वो रेट्रो नहीं होगा, जब तक वो रेट्रो नहीं होगा, अगर सीएसएल वक्री हुआ है, जब तक वो रेट्रो नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं बनेगा। उसके मार्गी होने के बाद ही जो है वो काम बनना चालू हो। तो वक्री ग्रह की जो अहमियत है, वक्री ग्रह की जो जरूरत है, वक्री ग्रह की जो पावर है, जो वक्री ग्रह की जो पावर है, वो यहां पे देखने को मिलेगी। जब भी कोई प्रश्न किया जा रहा है और उस कस्पल सब लॉर्ड से रिलेटेड जो एनएल वाला प्लेनेट है, जिसको रिजल्ट देना है, वो प्लेनेट जब वक्री हो जाता है, अब इसी में मान लो फिफ्थ सीएसएल बन जाए सन, और सन का एनएल बना हो वीनस, तो सन तो कभी वक्री होना नहीं है, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु ऑलवेज वक्री होते, इसलिए उनका वक्री होना ना होना वो कंसीडर भी नहीं किया जाता। तो 4 प्लेनेट को छोड़ के जो बाकी के 5 प्लेनेट बचे हैं, उनका वक्री होना, मार्गी होना ही पूरी कुंडली में प्लस माइनस ले आता है। तो अगर मान लो फिफ्थ सीएसएल बन गया सन, और वो टेनेंटेड है, ठीक है, तो सन को तो कोई रिजल्ट देना नहीं है। उसके बाद उसका जो एनएल बना, वो बन गया वीनस, और वो हो गया वक्री। आपको कुंडली में कुछ देखना ही नहीं है। ना तो आपको 2 5 11 देखना है तो भी आपके मतलब का नहीं है, ना तो आपको बैरन साइन देखना है तो भी ठीक नहीं है, तो कोई भी ठीक नहीं। आपके पास वक्री पर्याप्त है भाई, नहीं होगी। शादी कब होगी? शादी होगी कि नहीं, जैसा प्रश्न है वैसे ही देखना। वो कह रहा है शादी होगी कि नहीं होगी, तब 7 CSL पकड़ना। शादी कब होगी उसके लिए अभी आएंगे, ये चीज कब होगी, दोनों ही चीजें चेक करनी है उस केस में। अब सामने वाले ने कहा मेरी शादी कब होगी, आपने मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो आपने क्या देखा, 7 CSL कौन है, 7 CSL का एनएल कौन बना, और वो वक्री है क्या? हाँ वक्री है, शादी नहीं है, शादी नहीं है। एक बार नहीं, अब वो सोचे कि एक बार तो मना हो गया, दूसरी बार पूछ लेते हैं। फिर 5 महीने बाद कीड़े काटे, बताइए शादी होगी कि नहीं होगी, तब भी वो उसी समय पूछेगा जब वो पर्टिकुलर प्लानिटरी जो स्क्रिप्ट होगी, वो जब वक्री को ही शो कर रहा है। एक बार आंसर का मतलब ये नहीं है कि अगली बार प्रश्न करने पर आंसर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने को होशियार समझने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा चलो ये प्रश्न का आंसर नेगेटिव आ गया, हो सकता है कुछ और रहा हो सकता है कुछ और हो सकता है मैंने गलत टाइम पे पूछ लिया हो, ऐसा कर करके खुद को एक सेटिस्फेक्शन करते हैं, और फिर 2 दिन बाद फिर वही प्रश्न लगा देते हैं, या 10 मिनट बाद फिर पूछ लेते हैं। तो ये तो आपने नाइंसाफी कर दी, ये तो आपने गलत कर दिया। समझ गए? एक बार अगर आंसर ना आ गया ना, तो हर बार आंसर ना ही आएगा। हो सकता है 4 महीने बाद आप फिर चेक करो, फिर ना आ जाए। हाँ, कोई डेस्टिनी चेंज हो गई, कुछ और चीजें काम कर गई, किसी का आशीर्वाद लग गया, कोई पूजा पाठ काम कर गई, उसकी बात अलग है, वो फिर विशेष कृपा में आ जाती हैं चीजें, वो फिर साधारण चीजें नहीं है। बट हम लोग मोस्टली 90% 95% जो लोग आएंगे, वो उस लेवल वाले आएंगे ही नहीं कि जिनके डेस्टिनी चेंज हो जाए। डेस्टिनी क्रैक करना 5-10% लोगों के हाथ में ही होता है, 90% लोगों के हाथ में अब डेस्टिनी क्रैक करना नहीं होता है। जी अक्षय जी बताइए। अगर गुरु जी ऐसा कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो क्या, अगर क्लाइंट पूछता है इसका कोई उपाय बताइए, तो उपाय उसका कोई होगा?
क्या बोल रहे हैं सर? जैसे उसने कोई प्रश्न कुंडली में प्रश्न पूछा और उसमें वक्री ग्रह आ रहा है और मैंने उसको आंसर नो कर दिया, जो भी प्रश्न है उसका, XYZ जो भी प्रश्न है उसका, तो अगर क्लाइंट पूछेगा इसका कोई उपाय बताइए, तो कोई उपाय होगा उसका? उपाय उपाय सर, जब पहले उसने उपाय तो नहीं पूछा ना। जी उपाय अगर पूछता है तो उपाय भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं दे सकते। फिर जिस प्लान, फिर उपाय वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कि उपाय कैसे देना है, वो भी अभी टाइम रहा तो क्लियर कर लूंगा, है ना। बट अभी प्रश्न कुंडली का जो है, प्रश्न का मतलब जानते हो क्या? प्रश्न का उत्तर देना। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर कैसे करोगे? अब सपोज वो पूछता है भाई मेरे को किस फील्ड में जाना है, प्रोफेशन मेरा बताइए, तो उस समय क्या करेंगे? 10th CSL पकड़ेंगे। जैसे आप पूरी की पूरी कुंडली देखते हो, वैसे वैसे आप इसको भी देखोगे। जैसे कुंडली रीड करी जाती है वैसे ही प्रश्न कुंडली रीड करी जाती है, बट वो किसी एक सर्टेन टॉपिक पर होती है। और कोशिश करना उससे पहले ही क्लियर कर लेना, प्रश्न करने से पहले क्लियर कर लेना आपके प्रश्न कितने हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जी एक चीज का आंसर करते हो अभी तो उसकी वो जिज्ञासा वाला प्रश्न था, अभी जो उसका प्रश्न था वो तो जिज्ञासा वाला जी था कि भाई उसको वही पूछना था। लेकिन जब आप आंसर करना चालू करते हो तो फिर वो उसके और प्रश्न बनते चले जाते। इसलिए जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन जी क्रिटिकल होना चालू होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को मना भी नहीं कर सकते ना कि सर हमें इसका आंसर का रिप्लाई नहीं देंगे, तो मैं क्या करता हूं, फिर उसको बोलता हूं कि भाई हर प्रश्न के अलग अलग फीस है। एक प्रश्न के इतने रुपए हैं, फिर दूसरे प्रश्न के इतने रुपए और पड़ेंगे, तीसरे प्रश्न के और पड़ेंगे, चौथे प्रश्न के और पड़ेंगे। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कमाना है किसी से, हमें इसलिए मैं इसलिए करता हूं ताकि अगर तुम्हारा वो प्रश्न जेन्युइन नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो, फालतू में अपना टाइम जी बर्बाद कर रहा हूँ, हमारा टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी हर प्रश्न का आंसर देती भी नहीं, आपकी जिज्ञासा को ही शांत कर सकती है वो, आपकी किसी बहुत बड़ी जिज्ञासा का ही आंसर करेगी। अब लोग क्या करते हैं, पता चला आए शादी पूछने, फिर कह रहे बच्चा होगा तो कैसा होगा, वाइफ से बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो उसी का प्रश्न है, अगर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है तो फिर आप उसका आंसर वहीं एज इट इज कर सकते हो। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारे आंसर आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। लेकिन फिर आदमी उसके बाद, पंडित जी जरा घर के बारे में बताइए कब बनेगा, मेरा बड़ा मन है कि नहीं। फिर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं है। पल 25 करोड़ रुपए की हवेली अभी खरीदी, दूसरे मकान का पहले पूछ रहे, उसका कोई अंत नहीं है ना। फिर ऐसे प्रश्न का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है या कोई भी शास्त्र जो है, वो आपकी जिज्ञासा के अनुसार आपको आंसर जो करता है ना, वो सबसे परफेक्ट आंसर होता है। जी अब सामने वाला फिर भी आपको लगता है कि उसके 2-3 जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं, तो हर बार एक नया फिर होरारी नंबर लेना है। एक होरारी नंबर से काम नहीं चलेगा। हाँ, उस एक टॉपिक को आप उससे कवर कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, अगले टॉपिक पे जाना है, तो फिर आपको फिर से एक नया होरारी नंबर चाहिए। फिर आपको फिर से नया होरारी नंबर चाहिए। इतना समझ आ गया सभी को? जी सामने वाले ने पूछा मेरे करियर के बारे में बताइए, आपने बता दिया। फिर वो थोड़ी देर में कह रहा मेरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिर आप उससे एक नया नंबर लो। फिर अगला क्वेश्चन, फिर आप एक नया नंबर लो। जितने प्रश्न बदलते जाएंगे उनका आप नया नया नंबर लेते जाओगे। हाँ, अगर वो प्रश्न उसी टॉपिक से रिलेटेड है, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, आपने कहा हाँ होगी, क्योंकि 2 7 12 आ रहा है, 2 7 11 आ रहा है, लेकिन वो वक्री नहीं है कोई प्लेनेट, होगी शादी। कब होगी? तो आप देख लीजिए कौन सी दशा अंतर दशा उसकी कुंडली में चल रही है, उस दशा अंतर दशा में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो उसकी शादी की, वो कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें उसकी शादी का प्रॉमिस किया जा रहा है, वो आप चेक कर लीजिए। इतना कर लिया, फिर वो कह रहा है किस दिशा से आएगी, फिर आप उसको भी चेक कर लीजिए कि 7 CSL और उसका एनल किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा होगा उस दिशा से आएगी। कैसे आएगी? तो कारण पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है, तो CSL जिस हाउस में बैठेगा उससे रिलेटेड जो हाउसेस आ रहे होंगे उनके थ्रू आएगी। 3 नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं पड़ोसी से शादी, पड़ोस में शादी हो सकती है, या पड़ोसी के थ्रू रिश्ते आ सकते हैं, या कोई डीलर हो जो मतलब कमीशनिंग पे जो काम करते हैं, मैरिज प्रपोजल जो देते हैं, ऑनलाइन सेक्टर हो गया, टीवी हो गया, मीडिया हो गया, उसके थ्रू आपके पास रिश्ता या प्रपोजल आएगा। 3 नंबर आ रहा है वहां पे। तो एक टॉपिक से रिलेटेड जब प्रश्न किया जाता है, एक ही टॉपिक पे जब 2-3 प्रश्न किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको नया होरारी नंबर नहीं लेना है।
जब अलग अलग तरह के प्रश्न किए जाते हैं आपसे, तब आपको अलग अलग तरह का होरारी नंबर लेना है। अब अभी करियर की बात थी, अब करियर से वो सीधे मैरिज पे आ रहा है, तो फिर मैरिज के लिए एक अलग होरारी नंबर चाहिए। अब वो मैरिज से कहीं और आ रहा है, तो फिर आपके पास अलग हो जाएगा। अब जो प्रश्न कुंडली में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका आंसर दे पाना लगभग मुश्किल होता है, उन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लो। कोई ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है तो आंसर आपको कैसे करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। आपके पास कोई व्यक्ति आया और वो आपसे ये कहता है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांसफर किस चीज का पूछ रहा है? काम से रिलेटेड। काम कौन सा हाउस है? 10th हाउस है। तो 10th CSL जब 3 नंबर दिखाए प्लस 4 नंबर दिखाए, 3 नंबर दिखाए, तो इसका मतलब ट्रांसफर हो जाता है। 3 नंबर जो होता है ना, वो ट्रांसफर को रिप्रेजेंटेट करता है। जहां पे आप रह रहे हो वहां से दूरी बनवाना, वहां से अलग करना, आपको वहां से दूर करना, ये तीसरे नंबर का काम होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका और जब ट्रांसफर होता है तो पूरा का पूरा जो काम होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। तो तीसरा हाउस जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन का भी हाउस है। तो जब भी सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात चल रही है या मेरे को लेना है, तो वहां पे आपको क्या देखना, 10th CSL के पास में NL लेवल पर अगर 3 नंबर आएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो कहेगा ट्रांसफर कहाँ होगा, लोकल में होगा, मेरा जो बर्थ प्लेस है, या जब जहां मैं जाना चाहता हूं वहां होगा, कि कहीं और होगा। तो अगर लोकल प्लेस की बात हो रही, नेटिव प्लेस की बात हो रही, नेटिव प्लेस की बात हो रही, जहां वो जाना चाहता है, जो उसका एरिया है उसकी बात हो रही, तो 3 के साथ 4 नंबर भी दिख जाएगा आपको उस स्क्रिप्ट में। अगर 3 के साथ 12 दिख रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर कहीं दूर होगा या फॉरेन में होगा, कहीं दूर होगा या फॉरेन में होगा। अब लोग कहते हैं ना कि सर अभी पता चला घर के पास रह रहे हैं, मान लो यही ऑफिस है बगल में, सब कुछ यहीं पे बगली में है सब कुछ, और आपसे पूछने आए कि भैया देखो ट्रांसफर चल रहा है, ट्रांसफर मेरा होगा कि नहीं होगा। आपने कहा हाँ सर ट्रांसफर तो हो जाएगा, 3 नंबर आ रहा है 10 CSL की स्क्रिप्ट में, और सीधे अगर वक्री आ जाएगा तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। अगर 10 CSL का NL वक्री आ जाएगा तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। फिर भले 3 नंबर आए, 4 आए, 12 आए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं आप? जी। तो अब 3 नंबर आ गया, वो कह रहा, आपने कहा हाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो कह रहा है ट्रांसफर यहाँ लोकल में ही होगा कि बाहर होगा। जैसे मोस्टली क्या होता है कि कोई चीज है तो यहाँ इस चौकी से हटा के दूसरी चौकी में कर दिया है ना, ऐसा भी हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन दूर होगा कि पास में होगा? तो दूर कब होगा? जब 3 के साथ 12 लाइन होगा, और पास कब होगा? जब 3 के साथ 4 लाइन होगा। समझ गए आप लोग? जी। इतना ही नहीं, आपके पास कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि भाई ये हो गया, ऐसा हो गया। कोई अफवाह जब आपके पास आती है, अफवाह सुने ना, कोई अफवाह आती है भाई उसके यहाँ छापा पड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो भाई हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम ये चीज भी तो चेक कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी। तो जब अफवाह की बात आती है और आपको चेक करना हो कि ये घटना जो हुई है वो सही है कि झूठ है, सही है कि गलत है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? जब भी आप अपनी प्रश्न कुंडली डालोगे, या सामने वाले ने कहा कि मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे पति खत्म हो गए, मेरे को विश्वास नहीं है कि मेरे साथ ऐसा लॉस हो गया, मेरे को विश्वास नहीं, मेरा बेटा तो ऐसे बोल रहा है, लेकिन मेरे को डाउट है सर कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहा है। बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो सामने वाला क्लियर करना चाहता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब कोई आया आपके पास कह रहा मेरा किसी लड़के के साथ कमिटमेंट है, कोई लड़की आ गई, क्या कमिटमेंट है, वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये बात सच है कि झूठ है ना? बात आप समझ रहे हो? या मेरे कल मतलब मेरे किसी मतलब जिसके साथ मेरी फियांसे के साथ शादी फिक्स थी, अभी पता चला वो भाग गया, ये बात सच है कि झूठ है? बात समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे जितने भी तरह के प्रश्न आएंगे, उनका आंसर करने के लिए भी आपको 3rd CSL को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि 3rd CSL जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंटेट करता है। तीसरा भाव जो है वो इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंटेट करता है, खबरों को भी रिप्रेजेंटेट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो तीसरे भाव से होता है। कोई बात हो रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, जो चीज आप कंफर्म करने जा, इस 3rd CSL के पास में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जो भी प्लैनेट 3rd CSL के पास होते हैं, या 3rd CSL जो प्लैनेट बना होता है,
वो बताएगा कि व्यक्ति के जो बात है वो सही है कि गलत है। तो अगर मंगल जैसा ग्रह मिल जाए थर्ड सीएसएल में, इसका मतलब अफवाह है, कोरी अफवाह, झूठ है, सीधे झूठ, क्योंकि मंगल अपने आप में झूठा प्लेनेट माना जाता है, तो सीधे अफवाह है। शनि है तो आधी अधूरी बात आपको पता है। गुरु, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र है तो खबर जो है वो सच्ची होती है। और राहु के केतु के केस में आप देखिए, राहु केतु किस राशि में बैठे, अगर वो शनि की राशि में बैठे हैं राहु केतु तो आधी अधूरी होगी, मंगल के में बैठे हैं तो झूठ बात है ये। और अगर चंद्रमा के, शुक्र के, शनि सूर्य के उसमें बैठे हैं तो बात जो है वो कुल मिला के सही। इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। अब आपके पास कुछ प्रश्न आएंगे इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टेंडर के लिए। ऐसे जो प्रश्न आते हैं वो भी तीसरे भाव से ही संबंधित होते हैं कि मैं किसी से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, मैं मेरा टेंडर भर रहा हूँ, टेंडर मेरा पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मीटिंग मेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। ऐसे भी कुछ लोग आपसे प्रश्न करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए, या डील से रिलेटेड जब भी कोई बात होती है तो डीलिंग कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही होती है। वो भी जो भी डीलिंग होगी आपके या सामने वाले के बीच में, वो सब डॉक्यूमेंटेड होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। तो उस चीजों को भी चेक करने के लिए आपको थर्ड सीएसएल ही पकड़ना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थर्ड सीएसएल को पकड़ना है, लेकिन इस बार आप थर्ड सीएसएल नहीं पकड़ोगे, तीसरे भाव को पकड़ना है, लेकिन थर्ड सीएसएल नहीं पकड़ो। ये जितनी भी तरह की चीजें, चाहे इंटरव्यू पूछा जा रहा है, चाहे वो मीटिंग पूछी जा रही है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा रहा है, चाहे टेंडर पूछा जा रहा है, ये जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं या करने के लिए हो रही है, ये एक विश है, ये व्यक्ति की इच्छा ही तो है ना, ये इच्छा है। अगर 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में तीसरा भाव दिखाई दे, तो चाहे मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हो, चाहे टेंडर के लिए जा रहे हो, आपको सफलता मिलेगी। वक्री नहीं होना चाहिए बस। सीएसएल वक्री हो गया नहीं मिलेगी, सीएसएल का एनएल वक्री हो गया तो हो सकता है इस बार नहीं मिलेगी, या कुछ टाइम के लिए टाइम हो तो रुक जाओ, जब वो पॉजिटिव हो, मार्गी हो, तब अप्लाई करना। बात समझ गए आप? मेरे पास एक लोग आए, बोले मतलब एक फीमेल आई मेरे पास, बोली मेरे पति से बड़ी लड़ाई होती है, ये होता है वो होता है, क्या मैं डिवोर्स देना मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने उनकी कुंडली उठाई, मैंने देखा वक्री हो गया ग्रह। और कौन वक्री हुआ है? सीएसएल वक्री हुआ है। मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा सीएसएल वक्री, मैंने देखा सीएसएल वक्री। इसका मतलब क्या है? वो फाइल करने जा रही थी, मेरे से पूछने आई थी, मैंने कहा 2-4 दिन रुक जाओ, ये मार्गी हो जाएगा 3-4 दिन में, तब फाइल करने जाना। और वो रुक गई, अभी तक रुकी है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कर दिया आपने फाइल? 4-5 दिन बाद मैंने पूछा, कह रहे सर छोड़िए, क्या छोटी मोटी लड़ाई कहाँ नहीं होती। बात मेरी आप समझ पा रहे हो? तो वक्री तब आएगा जब किसी चीज को डिले, वक्री का मतलब, सीएसएल वक्री का मतलब डिले करवाइए उतने दिन के लिए, और एनएल में वक्री का मतलब वो काम नहीं होना। मैं आपको बोलूं, मेरे पास 2019 या 20 के आसपास एक कॉल आई थी, और कि मेरा जो है वो, मेरे को एक ट्रक परचेस करना है, उसका लोन कब तक, मतलब लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने प्रश्न मतलब कुंडली देखी तो मेरे को दिख गया भाई लोन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 सीएसएल के पास में 2, 6, 11 जैसे नंबर थे, इसका मतलब लोन के थ्रू पैसा आ जाएगा। लेकिन 6 सीएसएल जो था वो वक्री था। मैंने कहा देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका लोन सेंक्शन नहीं होगा। और उन्होंने मेरे से मार्च या अप्रैल के आसपास पूछा था, कि मई के आसपास पूछा था। उस समय शायद बृहस्पति था या शनि था, वो वक्री था, सीएसएल वक्री था। मैंने कहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद होगा। अब वो मेरे पे भड़क गए, बोले सर एक बात बताओ, मेरी फाइल लगी है, चीजें लगी हैं, सब कुछ हो रहा है, और मेरे को पूरी उम्मीद है 15-20 दिन, मेरा सिविल स्कोर भी अच्छा है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि 15-20 दिन में मेरा लोन सेंक्शन हो जाएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा, इतने दिन टल जाएगा। मैंने कहा भाई मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी कुंडली जो है, मेरी जो ज्योतिष है, वो ऐसा आंसर कर रही है। अब अगर वो गलत आंसर कर रही है तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूं,
और अगर वो सही कह रही है, अगर मेरा जो इंटेंशन जा रहा है उसके हिसाब से, मेरी बहस हो गई काफी अच्छी खासी, मई अप्रैल की बात थी और मैंने उनको बोला सितंबर अक्टूबर में आपका काम होगा। तो किसी के कहने पे मत जाना, जो आपकी स्क्रिप्ट बता रही वही आपको बताएं। जब उनका जो लोन सेंक्शन हुआ है वो 19 सितंबर को हुआ है, हुआ फिर बाद में 15 सितंबर मैंने डेट आपको बोली, मैंने नहीं बोला। अब लोग आते हैं हम लोग के पास, कहते हैं पंडित जी आपने जो कहा वही हुआ। मेरे कहने से कोई चीज थोड़ी होने वाली है, वो तो आपकी जिज्ञासा और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के पास, वो तो कोई भी दे सकता है। आप सलाहकार से पूछते हो वो भी बताता, कि थोड़ा विलंब होगा लेकिन होगा। बात समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के पास ही एक टूल है, एस्ट्रोलॉजी के पास ही कोई टूल है। टूल हर जगह अवेलेबल है प्रश्न का समाधान करने के लिए, लेकिन हम कैसे आंसर करेंगे वो ट्रिक हम समझ रहे हैं। बताइए। गुरु जी जैसे जुपिटर या वीनस, सैटर्न, इनके वक्री होने में कितना टाइम लगता है, मतलब वक्री से मार्गी होने में कितना टाइम लगता है? वो बताऊंगा, अभी आगे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। लेकिन आप उसको चेक कर सकते हो, पंचांग के थ्रू भी चेक कर सकते हो। आजकल नेट में भी पता चल जाता है, गूगल पे जब आप डालोगे तो भी आपको पता चल जाता है कितने दिन में ये मार्गी होंगी। ओके। समझ गए आप? जी तो हर राशि पे, हर चीजों पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। माइनर माइनर भी डिफरेंस होता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट, ये पराशरी का इवेंट जो आपने प्रश्न किया ना, ये पराशरी से रिलेटेड प्रश्न है, केपी ज्योतिष से रिलेटेड प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं आपको जो आंसर कर रहा हूँ वो पंचांग भी बता सकता है, पंचांग अगर पढ़ना आता है आपको। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे और उस पे क्या नाम है, नेट पे आप डाल दोगे ये प्लेनेट वक्री कब, मार्गी कब होगा, तो वो खुद ही बता देता है कि कितने तारीख को मार्गी होगा। ओके। बात समझ गया? लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मैं अलग से आपकी चाहे क्लास ले लूंगा। जब मैं पराशरी ज्योतिष में वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोग को भी ऐड कर दूंगा। तो उसमें आप पढ़ लेना कि कोई प्लेनेट अगर मकरी होता है, मार्गी होता है, तो कितने दिन के लिए होता है, कैसे होता है, उसको कैलकुलेशन या पंचांग के थ्रू भी चेक करना है तो कैसे कर सकते है ना। लेकिन अभी के लिए काम चलाने के लिए आप गूगल से पूछ लो, गूगल पे टाइप कर दो कब होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कब होगा। समझ आ गई? जी अच्छा गुरु जी, इसमें दशा और अंतरदशा पतंत्र दशा नहीं देखनी अभी होती उस है? पर भी आएंगे सर, अभी अभी उस पर आए नहीं है। अच्छा। ठीक है, पहले जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। जी। तो तीसरा भाव 11 CSL अगर तीसरा भाव दिखाए, है ना, जी। तो 11 CSL अगर तीसरा भाव दिखाए या तीसरा भाव 11th हाउस दिखाए, दोनों में से किसी को भी आप पकड़ोगे तो सेम ही आंसर आएगा। 11 CSL तीसरा भाव दिखा दे या तीसरा थर्ड CSL 11th हाउस दिखा दे, तो दोनों के ही सेम आंसर आएंगे, मीटिंग के समय, कॉन्ट्रैक्ट के समय और हर चीज के समय। सफलता मतलब 11th हाउस, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब 11th हाउस। तो थर्ड CSL अगर 11 नंबर दिखा रहा है तो भी आंसर सेम है। थर्ड CSL 11 CSL 3 नंबर दिखा रहा है तो भी सेम बात है। बात समझ आ गई सभी को? जी। ठीक है। अब लोग आपको, आपसे पूछेंगे कि मेरे को बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, तो क्या विदेश से शिक्षा संभव है? तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, 12 CSL 4 9 11 जैसे नंबर देगा तो विदेश में व्यक्ति पढ़ सकता है जाकर। और साथ ही साथ 12 CSL पढ़ाई वाले नंबर दे प्लस 3 9 12 में से कोई एक नंबर दे दे, इसका मतलब विदेश में जाकर के पढ़ाई करना संभव है। कुछ पूछते हैं ना लोग आके, मेरे बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजें कि ना भेजें, तो वहां पे अगर पढ़ाई वाले नंबर के साथ साथ 3 9 12 जैसा नंबर आ जाता है तो विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अब प्रश्न कुंडली का जो आंसर है, किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको लगभग 400 प्रश्नों की शीट दी है। आपको पता है, देखा है आपने कभी उसको अभी रिसेंट में? जी मैं कल देख रहा था उसको। हाँ, उसको थोड़ा सा देखिए, वहां जो डाउट लगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में आप मेरे से पूछिए। बट जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी PDF मटेरियल में जो चीजें मैंने आपको दी हैं वो बहुत अपने आप में, वो सारे आंसर वहीं पे, और लिख सको तो अभी लिखते जाओ, ये जरूरी चीजें हैं, ये हो सकता है उस PDF में आपको ना मिले। जी। ठीक उसमें है। तो 156 पेजेज है। हाँ हाँ, यस। तो अब कोई आपसे पूछता है गुप्त धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो गुप्त धन जो होता है ना वो 8th हाउस होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 8th हाउस है, एंसेस्ट्रल वेल्थ 8th हाउस है। तो अष्टम भाव जो है ना वो गुप्त धन का है, या अचानक धन प्राप्ति जो होती है
वो 8th हाउस से होता है, अनअर्न्ड इनकम जिसको बोलते हैं। और अचानक धन की प्राप्ति 5th हाउस कराता है, बिना कमाए जो पैसा मिलता है वो कौन देता है? 8th हाउस देता है, अनअर्न्ड इनकम। तो गुप्त धन जो है वो कमाया हुआ धन नहीं होता है ना, वो अनअर्न्ड इनकम होती है। कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरे को अनअर्न्ड इनकम मिलेगी, या इनहेरिटेंस पैसा मिलेगा, या पितरों से पैसा मिलेगा, या मेरे बाबा है उनसे पैसा मिलेगा, तो आपको क्या करना? 8th CSL पकड़ना। अगर 8th CSL 2, 6, 11 जैसे नंबर दिखाए, इसका मतलब गुप्त धन या धन की प्राप्ति होगी। एक बहुत स्पेशल चीज टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। आजकल प्रेगनेंसी चेक करने के लिए किस टूल का यूज होता है? प्रेगा न्यूज, है ना। जी। प्रेगनेंसी अगर फीमेल को चेक करनी होती है तो प्रेगा न्यूज का यूज करते हैं। क्या आप प्रश्न कुंडली आंसर कर सकती है? प्रश्न कुंडली भी आंसर कर सकती है। पुत्र को क्या बोला गया है शास्त्र में? पुत्र को धन बोला गया। पुत्र को धन बोला गया ना। जब 5th सामने वाला आपसे प्रश्न करे क्या मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, तो अगर 5th CSL 2, 6, 11 जैसे नंबर दे देगी, तो इसका मतलब जो प्रश्न करता है उसको बच्चा है, फीमेल। 2, 6, 11 जैसे नंबर 5th CSL से आ जाए, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो। खुद की चेक कर सकते हो, क्लाइंट की चेक कर सकते हो, रिलेटिव में किसी की चेक कर सकते हो, आंसर सेम आए। या कोई आपसे पूछे कि मुझे लग रहा है वो फलाने कोई मेरे रिलेटिव है, वो प्रेग्नेंट है, बट वो बता नहीं रहे क्या प्रेग्नेंट है कि नहीं है, आप बता सकते हो। प्रेगा न्यूज तो देख के बताएगी, हम तो बिना देखे भी बता सकते, बिना चेहरा देखे भी आंसर कर सकते। और 5th CSL जब 4, 8, 4, 12 जैसे नंबर दे तो मिस कैरेजेस भी हो सकते। कोई आपसे पूछे बच्चा मेरे गर्भ में है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो टिकेगा कब? जब 2, 5, 11 जैसे नंबर आएंगे। और कब नहीं टिकेगा? जब 4, 8, 4, 12 जैसे नंबर आएंगे, तो मिस कैरेजेस हो जाते। अब आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे कि मेरे जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा फीमेल होगा, तो उसको तो हम नहीं कह सकते कि मेल होगा कि फीमेल होगा, लेकिन इतना आंसर कर सकते हैं कि आपको मनचाही संतान प्राप्त होगी कि नहीं होगी। उसके लिए अब कभी कभी कुछ लोग लड़की के बारे में पूछते हैं, कभी कुछ लोग लड़के के बारे में पूछते हैं, है ना। सबके अपने अपने मन में होता है। बोलिए आप मेरे को बताओ नहीं, बट आपने एक साइकोलॉजी मेंटेन करी होगी ना कि आपको लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए। उस साइकोलॉजी के हिसाब से पूछिए डायरेक्ट कि मेरे को लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लड़का होगा कि नहीं होगा, उसका मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। तो अगर 5th CSL 11 जैसे नंबर देता है, 11th हाउस को दिखा देता है, 11वें भाव को दिखा देता है, या 2, 5 या 2, 11 जैसे नंबर को दिखा देता है, और मार्गी भी हो, ठीक है, और इसके साथ साथ स्थिर राशि में भी हो। स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2, 6, 10। स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? जी, टॉरस, कन्या और आपका कैप्रिकॉन। 2, 6, एक और कोई होगी। 4 होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए ना। जी। तो दूसरी राशि जो है वो स्थिर 5 है सर। राशि है। 5 होगी ना सिंह राशि। सिंह भैया राशि। 2, 2, 5, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 जो नंबर या होते हैं वो 10, 2, 5, 8। हाँ, 2, 5, 8, 11। 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। तो दो कंडीशन हो, 5th CSL के पास 11 जैसा नंबर हो और वो स्थिर राशि में बैठे, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो होगा मनचाहा बच्चा होगा। मनचाहा मतलब इतना ही मनचाहा नहीं है, जो चाहोगे वो बच्चा हो जाए। डॉक्टर चाहोगे डॉक्टर होगा, इंजीनियर चाहोगे इंजीनियर होगा, पॉलिटिशियन चाहोगे पॉलिटिशियन होगा, जैसा चाहोगे वैसा बच्चा पैदा होगा। गोंद लेने के केस में तो जब भी 5th CSL 4 नंबर दिखाए तो कहिए हाँ आप गोंद ले सकते हैं। कुछ लोग आएंगे पूछने कि आप बच्चा गोंद ले लें, हो तो रहा नहीं है सर, ठीक है 4 नंबर आ रहा है 5th CSL के पास, ले लीजिए गोंद।
देखो, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो थर्ड सीएसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सिक्स सीएसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उधार लेना और देना, उधार लेना और देना, सिक्स सीएसएल। कंपटीशन भी जो है वो भी सिक्स सीएसएल। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरा धन कब वापस आएगा, तो सिक्स सीएसएल, जब धन वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 6 11 जैसे नंबर आएंगे, इसका मतलब धन वापस आएगा। और 5 8 12 जैसे नंबर सिक्स सीएसएल में आएंगे तो धन वापस नहीं आएगा। वक्री हो जाएगा तो भी वापस नहीं आएगा। आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है अक्षय जी, और जी। आप प्रश्न करो कि मैंने ये पैसा दिया, या मार्केट में इतना पैसा फंसा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सहारा वाला पैसा आएगा कि नहीं। सहारा वाला जो पैसा है वो उस लोग अभी भी सहारा में बैठे जी। हैं। पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो जब सिक्स सीएसएल 2 6 11 जैसे नंबर दे, इसका मतलब पैसा आएगा। ठीक है, 5 8 12 जैसे नंबर दे दे, इसका मतलब पैसा नहीं आएगा। अब उसमें प्लेनेट का भी कुछ ग्रह रोल रहेगा। शनि है तो आधा अधूरा पैसा आएगा। अब कोई कहे तो फिर आएगा कैसे, आप तरीका पूछ रहे थे अक्षय जी कुछ। तो अरे शनि वो है तो आधा डिले अधूरा होता आएगा। है। है, शनि तो डिले कॉज करता है, मतलब वो देरी करता है। देरी जैसे भी करेगा तो आधा अधूरा पैसा को रिप्रेजेंटेट करता है शनि। ठीक है, जी। आधा अधूरा मिलेगा, जितना चाहोगे उतना नहीं मिलेगा। देरी से भी मिला तो भी तो लॉस तो दे ही दिया ना उसने। जी। तो आधा अधूरा मिलेगा। मंगल है तो मारपीट करके मिलेगा, कोर्ट केस भी संभव है। जुपिटर प्लस 2 6 11 जैसे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब पूरा एक बार में मिल जाता है। चंद्रमा जल्दी मिल जाता है। राहु केतु जैसा नंबर आ रहा है, इसका मतलब साम दाम दंड भेद, सारी चीजों को अप्लाई कर दीजिए तभी पैसा आएगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा। तो लोग आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 2 6 11 जैसा नंबर आ जाए मतलब आएगा। और प्लेनेट देखिए कौन है, जुपिटर है तो कुछ नहीं बोलना, चंद्रमा है तो कुछ नहीं बोलना, सन है तो फिर आप बोलिए भाई थोड़ा पॉलिटिशियन का या किसी बड़े आदमी का सपोर्ट ले लीजिए, उसके डराने धमकाने से पैसा आ जाएगा। मंगल है मारपीट, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, पैसा आएगा। शनि है आधा अधूरा आएगा। राहु केतु जैसे प्लेनेट है तो इसका मतलब साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, सीधे पैसा नहीं है। जी। ठीक है, कुछ लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे क्या मैं पैसा दे सकता हूँ। मोस्टली मैं ही जब किसी को देना होता है तो मैं भी प्रश्न कुंडली में लगाता हूँ कि भाई दूं कि ना दूं। तो उस केस में शनि है, शनि आए तो थोड़ा रुक जाओ। मंगल है, इसका मतलब वाद विवाद के थ्रू फिर आपको पैसा मिलेगा। समझ गए आप लोग। जी। ऐसे आप चीजें चेक कर सकते हैं, तब अगर आपको क्लैरिटी। बताइए। गुरु जी मरकरी का आपने नहीं बताया, मरकरी अगर आता है तो? मरकरी में भी कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट में आएगा, पैसा आ जाएगा। ओके। मरकरी इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंटेट। ठीक है, एक ईएमआई बन जाएगी। ठीक, आगे लिखिए। हार जीत के लिए लोग प्रश्न करते हैं कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, एमपी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, पार्षदी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो कौन जीतेगा, इसका कोई आंसर नहीं है। आप कहो इस बार बीजेपी को, मैं आप इस बार आप कहो कि इस बार कौन जीतेगा, तो उसका आंसर नहीं अभी। तो जब इसका आंसर देना है तो आप कहो ठीक है, आप अपनी पार्टी को ले लो, किसको आप जितवाना चाह रहे हो, तब हम आंसर करेंगे। समझ गए आप। जी। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट पूछ रहा, वही प्रत्याशी है, कुछ लोग ऐसे पूछने आते हैं, उनके कुछ लोकल के लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं बताइए कौन जीतेगा, उसका आंसर नहीं। उनसे आप ये कहो कि आप अपने मन में ले लो आप किसको जिताना चाह रहे हो, फिर मैं बता दूंगा वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और कोई डायरेक्ट पूछ रहा है तो स्पर्धा का हाउस जो है वो भी सिक्स ही है। तो सिक्स सीएसएल के पास जीतने वाले नंबर आ जाए 2 6 10 11, ये विनिंग को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो सिक्स सीएसएल के पास 6 10 11 जैसा नंबर आ जाए, इसका मतलब आप ये इलेक्शन या कोई भी चीज जो भी आप करने जा रहे हैं वो जीत जाए। हार के लिए 4 5 12, 5 4 5 12 जैसा नंबर आ जाए, इसका मतलब आप जीतना मुश्किल है।
है। जॉब की बात अगर आपसे करी जाए, 6 CSL अगर 2, 6, 10, 11 जैसा नंबर दे, इसका मतलब जॉब मिल जाए। कोई आपसे कहे कि हम फलाने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चीजों के लिए जा रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाए, तो नौकरी का हाउस है 6 CSL 2, 6, 10, 11 में से कोई भी एक नंबर दे दे तो नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग घर में नौकर की तलाश में रहते हैं कि भाई मुझे कोई नौकर वोकर मिल जाए काम करने के लिए, वो भी 6 हाउस ही है। जब वो 2 और 11 जैसे नंबर अगर दिखा रहा हो तो इसका मतलब नौकर मिल जाते हैं। लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 6 CSL अगर 2, 6, 11 तो लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका एक आंसर ये भी आपका सिविल स्कोर कितना है। मेरे पास एक लोग आए कह रहे लोन मिलेगा नहीं, हमने कहा पैसे देने नहीं देते, तो मेरे रिश्तेदार थे, तो मैंने कहा भाई पैसे तो देने नहीं होंगे तुम्हें, अब नाम लेंगे, तो मैंने पहले बोले सिविल स्कोर क्या है आपका, 700 के नीचे तो नहीं है। तो आप देख सकते हो सिविल हो ना हो सामने वाले की, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 6 CSL अगर 2, 6, 11 जैसा नंबर देगा इसका मतलब लोन मिल जाता है। अब खोया पाया के लिए आओ, लॉस्ट एंड फाउंड। उसके पहले लिख लो, दूसरा भाव जो होता है वो किसी ज्वेलरी का या पैसे का है, सेकंड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो कोई डॉक्यूमेंट है। फोर्थ हाउस व्हीकल, मोबाइल या मदर। फिफ्थ जो है वो चाइल्ड है। सिक्स जो है वो सर्वेंट है। सेवन जो है वो पार्टनर है। 8 इन लॉस। 9 फादर। 10th गवर्नमेंट रिलेटेड। और 11th कोई मित्र। तो ये सब जो चीजें हैं वो अलग अलग हाउसेस अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, बोला मेरी ये चीज खो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मेरी एक चीज खो गई है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझ गए आप। तो 11th CSL के पास अगर वो घर से रिलेटेड नंबर आ रहा है, उस चीज से रिलेटेड नंबर आ रहा है, तो वो चीज आपको मिलेगी। अगर नंबर नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं मिलेगी। जैसे किसी ने आपसे पैसा प्रश्न किया कि मेरा कोई चेक यहाँ पे रखी थी और वो चेक मिसिंग है, वो चेक नहीं मिल रही है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो 11 CSL अगर तीसरा भाव दिखा देगा, बीइंग अनटेनेंटेड और इंडिपेंडेंट, तीसरा भाव अगर दिखा देगा इसका मतलब चेक मिलेगी। और मैंने एक लोग को, मेरे बहुत क्लोज है, उनको मैंने बताया बेड बेड के आसपास ढूंढो, क्योंकि वीनस आ रहा था। तो कहाँ पे होगी ये भी आप बता सकते हो। सैटर्न जैसा ग्रह आ जाए तो वाड्रॉल के आसपास। दिशा तक हम बता सकते हैं, वो तो एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिशा भी मैंने आपको बताई है, कौन सी दिशा किस, कौन सी राशि किस दिशा को रिप्रेजेंटेट करती है। तो अगर आ गया पॉजिटिव की मिल सकती है, तो देखिए वो प्लेनेट पर्टिकुलर कहाँ बैठा है, वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा होगा वो चीज उस दिशा में मिलेगी। अच्छा गुरुजी, अगर किसी ने आपसे प्रश्न किया मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, 11 CSL की स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर चाहिए। 4 4। चलिए तब बताइए, आपसे किसी ने पूछा कि मेरे इन लॉज नहीं मिल रहे हैं, तो 11 CSL की स्क्रिप्ट में कौन सा नंबर देते हो। 9 नंबर। 8 8। 8। ठीक है। अच्छा गुरुजी, सिक्स्थ में क्या देखेंगे? अच्छा चेक, जैसे छह चेक तो नंबर में डॉक्यूमेंट होते हैं नौकर ना। नौकर देखा जाता है, नौकर। नौकर। यस। जितने भी डॉक्यूमेंटेड चीजें होंगी, चेक भी कहाँ होता है, चेक भी किसी पेपर पे होता है ना, जी। लिखा पढ़ी में होता है ना, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया ना, वो पैसा थोड़ी है। अच्छा, कैश फंड की यूज बात हुए। है, ज्वेलरी की बात है, तो दूसरा भाव चाहिए। ओके। तो जो भी, अगर कोई अब कोई कहेगा मेरा एग्जाम कल है और आई कार्ड नहीं मिल रहा है, तो जी। तीसरा नंबर ही आ गया। ओके। वीजा नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मार्कशीट चोरी हो गई, कौन सा है हाउस, तीसरा। डॉक्यूमेंट कोई भी हो, तीसरा। राशन कार्ड नहीं मिल रहा, आधार कार्ड नहीं मिल रहा, तीसरा। तो एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, गाड़ी मकान के कागज नहीं मिल रहे हैं, समझ गए आप लोग। जी। एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब तीसरा भाव।
समझ आ गई बात? यस सर। तो अभी बहुत बहुत सारे उसमें प्रश्न हैं। बेल कब मिलेगी? बेल जो होती है वो जब 11th CSL तीसरा भाव दिखाता है तो बेल मिल जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि ये इनको जेल हो रही है तो बेल कब मिलेगी, तो बेल के लिए कौन सा हाउस है, वहां पे भी क्या होता है, आपके लिखा पढ़ी हो जाती है ना, डॉक्यूमेंटेड होता है। कोर्ट आपको एक नोटिस देती है, कोर्ट आपको एक लिखा पढ़ी में देती है कि भाई इनको बेल दे दी जाए। डॉक्यूमेंटेड होता है ना, पिक्चर देखे होगे तो कोई कैदी अपराधी जेल में बंद है और पुलिस वाला उसको मार रहा है, एक वकील आया पेपर लेके बोला ये लो इसके बेल के कागज, यही तो बोलता है, और वो डॉक्यूमेंट देख के पुलिस वाला छोड़ देता है उसको, यही तो होता है ना। तो वहां पे भी तीसरे भाव का ही रोल। और जेल कब होगी? 6th हाउस। 3, 12th 8, हाउस। 12, 3, 8, 12 ये जेल को रिप्रेजेंटेट करता है। कोई आपसे पूछने आ जाए कि ये केस चल रहा है जेल होगी कि नहीं होगी, तो अगर 12th CSL 3, 8, 12 जैसा नंबर देता है तो जेल हो जाती है। ओके। तीसरा भाव क्या है? घर को छोड़ना, घर से दूरी बनाना, है ना, क्योंकि चौथे का 12वां भाव है घर को छोड़ना। 8वां नंबर क्या है? मुकदमा के कारण पीड़ा या कुछ इलीगल किया है, 8th हाउस इलीगल ऑल्सो। और 12th हाउस क्या है? आइसोलेशन। 8, 12 जब 12th CSL की स्क्रिप्ट में आता है तो इस व्यक्ति को जेल हो सकती है। और जब 11th CSL की स्क्रिप्ट में 3 नंबर आता है, मतलब इच्छा है बेल होगी कि नहीं होगी, तो जब 11th प्लेनेट की स्क्रिप्ट 11th CSL की स्क्रिप्ट में जब तीसरा नंबर आता है तो इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को बेल होगी कि नहीं। समझ आ गई बात? कोर्ट केस जीतने के लिए 6ठा हाउस देखना पड़ेगा। यस, जीत किसी भी तरह की हो, 6 CSL जब 6, 10, 11 जैसे नंबर देता है तो जीत होती है। ओके। समझ गए? अब कुछ और ट्रिक समझिए। किसी ने आपसे प्रश्न किया कि मेरी बड़ी बहन के देवर नहीं मिल रहे हैं, मेरी बड़ी बहन के देवर नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी बड़ी बहन कौन सा हो गई, 11th हाउस। और वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लापता हैं। ठीक है, तो अब यहां पे दिमाग लगाना, ऐसे पागलों की तरह मत ढूंढने लग जाना। तो आपकी बड़ी बहन कौन हो गई? 11th हाउस। 11th हाउस। जी। ठीक, उनके पति कौन सा हाउस हो गए? 5th 7th। हाउस। 5th हाउस। 11 से 7, 5th हो गया। जी और जी। उनका छोटा भाई, उस पूछो कौन सा देवर है भाई, एकदम छोटा है कि छोटे का छोटा है ना, तो उसने कहा नहीं दूसरे नंबर का देवर नहीं मिल रहा। इसका मतलब पति के तीसरे भाव से 7वां भाव हो गया, और जी 7वें से फिर तीसरा 9वां भाव हो गया। तो 11th CSL की स्क्रिप्ट में 9 नंबर आएगा, तब वो देवर मिल जाएगा। बात समझ आ गई? ओके। यस सर, वाह क्या बात है। बात समझ आई कि नहीं आई? किसी ने प्रश्न किया मेरी सासू मां नहीं मिल रही है, तो सासू मां 4th हाउस नहीं है, 10th हाउस सासू मां। तो 11 CSL जब 10वां भाव दिखाएगा तो सासू मां मिलेगी। जी। ठीक है। प्रश्न आया, प्रश्न आया मेरी एक फ्रेंड है, उसका पैसा चोरी हो गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड कौन से हाउस से देखते हैं? 11th। 11th। जी। और गर्लफ्रेंड है तो 5th। गर्लफ्रेंड है तो 5th। 5th। वो भी 5th। 11। तो पूछ लेना भैया कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी। जी। ठीक है, तो पहले ये कंफर्म कर लेना कौन सा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है या केवल फ्रेंड है। ठीक है, तो अगर कह रहा नहीं मित्र है मेरा, तो 11 CSL अगर 12 नंबर दिखाएगा तो उसका पैसा मिल जाएगा या ज्वेलरी मिल जाएगी। और अगर गर्लफ्रेंड है तो 11 CSL की स्क्रिप्ट में 6 नंबर चाहिए। 11 CSL की स्क्रिप्ट में 6 नंबर चाहिए होगा। बात समझ आ रही है? एक नंबर आगे उसको गेन 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 का नंबर। गेन है ना, दूसरा भाव ही तो पैसा है, ज्वेलरी है। जी जी जी।
तो किसका पैसा चोरी हुआ, इसका मतलब गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का पैसा चोरी हुआ, तो मतलब 6 हाउस। अगर फ्रेंड का पैसा चोरी हुआ तो फिर 12th हाउस। ओके 11 से दूसरा भाव, इधर पंचम से दूसरा भाव है ना, तो उसका पैसा है ना। तो आपके पास जब प्रश्न आएंगे, अब कोई आपसे कहे कि मेरे भैया का कॉन्ट्रैक्ट में इस बार मेरे भैया को टेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका तो टेंडर तीसरा भाव होता है, भैया का टेंडर फर्स्ट हाउस हो जाएगा, बड़े भैया और वहां से तीसरा भाव, तो फर्स्ट हाउस आ गया। अब जी 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में 3 नंबर नहीं चाहिए, 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में 1 नंबर चाहिए। 1 नंबर चाहिए। समझ आ रही मेरी बात आपको? ओके तो आप हर चीज का आंसर कर दोगे, आप हर प्रश्न का उत्तर कर दोगे, लेकिन अगर प्रश्न सही से नहीं पकड़ा तो उत्तर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऊट पटांग लोग उत्तर देने लग जाते हैं, फिर हर व्यक्ति के लिए हर चीज लागू नहीं होगी। रिलेशन निकालिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है तो अब कोई आ गया बोला मेरा क्लाइंट है उसका देख लो, मेरे क्लाइंट का पैसा चोरी हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजर ही है मान लो, कह रहा मेरे क्लाइंट का पैसा चोरी हो गया, फिर 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में 8 नंबर चाहिए। जी अगर डायरेक्ट कोई अपने क्लाइंट की बात कर रहा है तो फिर आप उसको अपने रिलेशन में मत ले आइए, उसका फिर 7 सीएसएल से 8th हाउस, मतलब अष्टम भाव अगर यहाँ पे 11 सीएसएल की स्क्रिप्ट में दिखेगा तो इसके क्लाइंट का पैसा मिल जाएगा या ज्वेलरी मिल जाएगी। हाँ बोलिए भैया अक्षय जी। अरे गुरु जी, जैसे किसी ने पूछा कि हमारा मुझको लग रहा है कि जैसे मकान में मेरे नजर टोक लगी हुई है या किसी ने कुछ करा धराया है, तो ये कैसे पता करेंगे? अरे प्रश्न वो कंप्लीट। तंत्र ज्योतिष का पार्ट है, वो बहुत ढंग से फिर पता किया जाता है वो। तब भी आपने प्रश्न कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है उस सबका कनेक्शन राहु के साथ है। ओके ठीक है, अगर 4th सीएसएल की स्क्रिप्ट में राहु जैसा प्लेनेट आ रहा है और वो लॉसेस वाले नंबर लेके चल रहा है, जिस भी लॉस की बात कर रहे हैं, हेल्थ लॉस, फाइनेंस लॉस, हेल्थ लॉस का कौन सा नंबर है 6 8 12, फाइनेंस लॉस का कौन सा नंबर है 159, फाइनेंस लॉस का 159 है ना, या 15812, 5812, ये फाइनेंस लॉस का नंबर है। ठीक है, जी तो जो भी नंबर आ रहे होंगे वो प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा मेरे ऊपर एक प्रेत आत्मा आती है, तो मैंने कहा प्रेत आत्मा, मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ प्रेत आत्मा आती होगी, लेकिन भगाने क्यों चाहते हो, कुछ प्रेत आत्माएं अच्छी भी होती हैं, वो तो तुम्हें प्रॉफिट दे रही है जो जब जब वो आती है तो। बोले हाँ सर बात तो आपकी सही। हमने कहा गद्दी वद्दी लगाना चालू कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा अपने आप। जब वो मेरे पास आया था तो वो मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखने आया था, मैंने गद्दी लगवा दी। आज की डेट में वो मेरे को बता रहा है सर गद्दी सीख लो आप भी। मेरी बात आप समझ रहे हो? जी। अच्छा, अब वो उसके मेरे बाद से कह रहा है सर आप भी गद्दी लगाने लगो। नजर टोक के लिए एक एक सीएसएल ही देखना पड़ेगा? भैया अब उस वो अलग ही विषय है, वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कम है थोड़ा। बाकी जितनी तरह की प्रॉब्लम है सब 8th हाउस है। जिस ओके प्रॉब्लम का पता नहीं चलता वो अष्टम भाव ही होता है। जी जिस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलता वो अष्टम भाव होता है, और खुद में राहु अपने आप में ही अष्टम भाव है। तो मैंने आपको बताया था कि राहु जब किसी भी कुंडली में किसी का भी सीएसएल या किसी का एनएल बनता है तो उस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलती है कि प्रॉब्लम है क्या। 5th सीएसएल बन जाए राहु तो प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी, वहां पे कहीं ना कहीं झाड़ फूंक ओझाई काम आती है, फिर जी तंत्र मंत्र काम आता है, फिर वहां पे तंत्र मंत्र संभव है। ठीक है, जी तो जी अगर प्रॉपर्टी पे निगेटिव एनर्जी एविल स्पिरिट का इफेक्ट है तो जब आप हरारी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो 4th सीएसएल की स्क्रिप्ट में राहु मिल जाएगा, जी या एनी हाउ राहु जो है वो अलाइन होगा, कि राहु का उस प्लेनेट के साथ बैठा हो या वो प्लेनेट राहु को देख रहा हो, या राहु जो है उस प्लेनेट की राशि में जाके बैठ जाए तब भी रिलेशन बन जाता है ना। जी तो इन 3 संभावनाओं में से कोई एक संभावना आएगी तो इसका मतलब घर में इविल स्पिरिट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में बताते हैं हमारे तंत्र ज्योतिष कोर्स में, बट अभी मैंने तब भी आपको बहुत बहुत हिंट दे दिया, समझ गए? जी। और पूछिए प्रश्न, कोई आपके और प्रश्न हैं? और आर्य एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पूछिए कोई प्रश्न, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं?
सर ये होरारी नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे 1 होरारी to जो 249। जैसे 1 से लेके 249 के बीच में जो नंबर बोला जाता है, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी लॉजिक है और बहुत बड़ा साइंस है ये अपने आप में, ठीक है। जैसे हमारे नक्षत्र जो होते हैं ना, वो 27 होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। 27 नक्षत्र होते हैं। एक मिनट जरा रुकिए। तो जब 249 में से कोई एक नंबर मांगा जाता है किसी व्यक्ति से, जब 249 में से कोई एक नंबर मांगा जाता है, इसका मतलब उन नक्षत्रों में से किसी ना किसी एक नंबर को ही डिमांडिंग में लिया जा रहा है, ठीक है। 27 दूनी हो जाएगा 54, ठीक है। 54 दूनी हो जाएगा 108, और 108 दूनी हो जाएगा 216, है ना। तो और कितने बचे बाद में? तो ये जो 249 है, ये एस्ट्रोलॉजी केपी ज्योतिष में 249 की तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ गई। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी अभी इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न करिए। कोई आपको हरारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न बचा हो वो बताइए। जैसे गुरुजी वो कोई पूछता है कि जैसे कोई बिजनेस के बारे में पूछता है कि मैं कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ, करना चाहिए मुझको, हम्म। वो कैसे पता करेंगे इसमें? 6 CSL ही देखेंगे उसमें या 7 CSL देखेंगे? क्या करें सर, क्या करें? कौन सा बिजनेस करना, मतलब कोई आता है मेरे पूछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मेरे को लाभ हो ज्यादा? हाँ, तो कौन सा बिजनेस करें जिससे लाभ हो? तो 7 CSL ही देखना पड़ेगा उसमें। CSL। जी। या लाभ देख लो कहाँ हो रहा है। जी। जहां पे पैसे वाले नंबर आ रहे हैं, जी। या लाभ की बात आ रही है, तो 11 CSL भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। 11 CSL में जो नंबर आ रहे होंगे, उन बिजनेसेस को करके व्यक्ति को लाभ मिलेगा। उन ओके। हाउसेस से रिलेटेड बिजनेसेस को करके लाभ मिलेगा। या जिस भी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट देखो किसी प्लेनेट की, जहां पे भी पैसे वाले नंबर सबसे ज्यादा जिस भी प्लेनेट की स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, उसको देखिए और देखिए वो प्लेनेट कहाँ पे एनएल लेवल, किस प्लेनेट किस हाउस का सीएसएल बना है। तो जिस भी हाउस का सीएसएल बना है, उससे रिलेटेड आप करने लगे। सपोज किसी ने पूछा कि मेरे को प्रॉफिट किस पर्टिकुलर बिजनेस से होगा, जी। ठीक है। तो आपने एक अपनी होरारी एस्ट्रोलॉजी नंबर मांगा, आप कुंडली लगाई, कुंडली लगाने के बाद आपने देखा, पूरी स्क्रिप्ट्स रीड करी, आपने देखा सन के पास क्या है, वीनस के पास क्या, तो आपको ऐसे फाइंड करते करते मिल गया कि सैटर्न के एनएल में सबसे ज्यादा पैसे देने वाले नंबर आ रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल पैसे देने वाले हैं, जिसमें कहीं भी 5 8 12 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव पैसे देने वाले नंबर आ रहे हैं। तो ठीक है, सैटर्न की स्क्रिप्ट में अनटेनेंटेड और इंडिपेंडेंट या एनएल के थ्रू। बात समझ आ गई नहीं आई अभी? जी। समझ आएगा। फिर आप देखिए कि वो सैटर्न जो है वो किस कस्पल सबलॉर्ड का, किस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना। अब आपने सपोज देखा कि वो 9th का कस्पल सबलॉर्ड बन गया, तो 9th में ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो सैटर्न और नवम भाव के कॉम्बिनेशन से आता है, मंगल और नवम भाव के कॉम्बिनेशन से आता है, ओके। ठीक है। या मून प्लस नवम भाव के कॉम्बिनेशन से आता है। ये 2 3 प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आपने देखा भाई, नवम भाव प्लस 9 सैटर्न, और सैटर्न पैसे वाले नंबर दे रहा मतलब, और 9 CSL से सैटर्न का संबंध आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में पैसा बहुत मिलेगा इसे। ओके। बात समझ आ गई? जी। चलिए, आपने करा है तो मैं बीएनएन के थ्रू कुछ और बताने की कोशिश करूंगा कि पैसे, और नेक्स्ट वीडियो मैं एक बनाऊंगा तो उस पर यूट्यूब पे डालूंगा, आप लोग देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना देगी, ठीक है। हम्म। कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीजों का यूज करके आप जो है किसी के प्रश्न का जो है वो उत्तर दे सकते हैं। ओके। दूसरा, अब कोई चीज हो गई, सपोज, है ना, कोई चीज पूछ लिया किसी ने, और उस चीज से रिलेटेड आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट करके देना है, या टाइमिंग ऑफ इवेंट ही थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं। 2 तरह की चीजें और हैं जो होरारी एस्ट्रोलॉजी में यूज होती हैं। 2 तरह की चीजें और हैं जो होरारी एस्ट्रोलॉजी में यूज होती हैं।
तो सबसे एक पहला काम होता है, एक और चीज लिख लीजिए कि आपको, चलिए वो भी थोड़ी देर में बताते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके।